हेलो एवरीवन। आज 21 फरवरी 2026 है। डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, मिंट, जहाँ भी ऐसे आर्टिकल आते हैं जो यूपीएससी के लिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हम यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं, उसके स्टैटिक एनालिसिस करते हैं, उससे जुड़े हुए इन्फोग्राफिक, मैपिंग, सब कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों में शेयर करते हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हम करते हैं और हम 1 जून से डिस्कशन हमने स्टार्ट किया है और 1 जून से लेके आज तक अगर आप देखोगे 21 फरवरी तक हमने एक भी दिन का करंट अफेयर मिस नहीं किया है। तो आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं, पुराने एमसीक्यूज़ को देख सकते हैं और अपने जो करंट अफेयर उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं जो करंट अफेयर की। पहला करंट अफेयर यहाँ पे किसके बारे में है? नांदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेके है। इसमें हम आएंगे, उससे पहले हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उसको यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेके। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता हो या नहीं पता हो, मैं आपको बता देता हूँ। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो सीमावर्ती ज़िले हैं या सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उन पर क्या करना, बेहतर विकास करना, उन पर लाइवलीहुड या रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना, वहाँ एजुकेशन बढ़िया हो, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो, ये सारे काम करना कहाँ पे? सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरुआत की गई थी। उसके जो बेसिक फैक्ट है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक इन्फोग्राफिक अटैच किया हुआ है जो पीएमएफआईएस ने बहुत अच्छा सा बनाया हुआ था। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में अगर आप देखोगे यहाँ पे एम दिया होगा, इसका टारगेट क्या था? इसका टारगेट ये था कि जो हमारा उत्तरी भाग है, अगर हम भारत का मैप बनाएं तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप देखोगे नॉर्थ वाला रीजन यहाँ पे जो पाकिस्तान से जो लगा हुआ है, फिर इधर नॉर्थ ईस्ट वाला जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख है, इन राज्यों को टारगेट करना, इन यूटीज़ को टारगेट करना, यहाँ पे बेहतर विकास करना। ठीक है, यहाँ पे एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, लाइवलीहुड जनरेट करना। ठीक है, साथ ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला जो प्रशासन है वो प्रिपेयर करेगा उसको लेके प्लान ग्राम पंचायत के साथ। तो अगर आप देखोगे इस स्कीम को शुरुआत किया गया था सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम इसको लॉन्च कब किया गया था? 2023 में लॉन्च किया गया था और टारगेट ये था कि 2022 से 26 तक का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें यह काम करना है। तो ये कौन सा था? फेज़ 1 था। तो फेज़ 1 अगर आप देखें, फेज़ 1 जानना जरूरी है क्योंकि अभी जो करंट अफेयर डेवलपमेंट आई है वो क्या आई है कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ना, वो असम का जो कछार जिला है, कछार रीजन है, उसको भी शामिल किया गया है। तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1 हो गया। अब जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 है उसमें अगर आप देखोगे तो इसमें पर्पज ये था कि बॉर्डर जो गाँव है उनमें जो क्राइम चल रहा है उसको ख़त्म करना और उसमें एक बेहतर इकोसिस्टम तैयार करना यहाँ पे पर्पज़ है। और ये जो प्रोग्राम पूरा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ये आपको यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर है, मतलब केंद्रीय क्षेत्र के यहाँ पे 100% फंडिंग अगर आप देखोगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो 2 है उसमें कौन करे? केंद्र सरकार करेगी और 6,839 करोड़ का ये फंड बनाया गया था। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस अगर आप देखो तो जो पहला प्रोग्राम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों पैसा मिला रहे थे, लेकिन जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 है वहाँ पर केवल केंद्र सरकार पूरा पैसा दे रही है और टारगेट कर रहे हैं 17 राज्यों को टारगेट किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। और यूटीज़ को भी टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि लद्दाख आपको पता है यूटी है, जम्मू कश्मीर यूटी है। ठीक है, पर्पज है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड, कल्चरल वाइब्रेंट, मतलब टूरिज्म वगैरह को प्रमोट करना यहाँ पर पर्पज है। तो अभी जो कछार वाला रीजन उसको भी शामिल किया गया है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कौन कौन से जिले और राज्य इनमें शामिल किया गया है तो मैं एक बार में बोल देता हूँ, आप खाली सुन लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं। आपको पता ही है कि जो सीमावर्ती जिले हैं, अरुणाचल प्रदेश है, असम है। अब यहाँ पे अगर आप देखो ये वाला रीजन अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये वाला रीजन आपको असम देखने को मिलेगा, फिर आपको बिहार देखने को मिलेगा, गुजरात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। गुजरात के अलावा आपको जम्मू कश्मीर है, लद्दाख वाला रीजन है। इसके अलावा जितने भी अगर आप देखो उत्तराखंड है, इसके अलावा जो हमारा ये है हिमाचल प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट के सारे ऑलमोस्ट जो स्टेट्स हैं, तो हर जगह आपको ये प्रोग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है कि उन जगहों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में स्किप किया गया है जहाँ जिनको पहले ही प्रोग्राम में कवर ऑलरेडी किया गया था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखें। स्मार्ट क्लासेस वगैरह भी डेवलप करना, डिजिटल बोर्ड वगैरह का सेटअप करना क्लासेस में, ये भी प्रोग्राम का पार्ट यहाँ पर है। अब चलिए स्टेटमेंट्स देखते हैं कि इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना। तो क्या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? हमने यहाँ पर देखा ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, ना कि स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पहला तो यहाँ पे जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1 था वो स्पॉन्सर्ड था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये प्रायोजित नहीं बल्कि क्षेत्रक योजना है, सेंटर सेक्टर स्कीम है। दूसरा, इट एम टू एट कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेज, ये बात करेक्ट है, बहुत बेसिक स्टेटमेंट है। बेसिक स्टेटमेंट जनरली राइट होते हैं। तीसरा, इट एक्सक्लूड विलेज वीवीपीआई
तो पहले बार जिसको कवर कर लिया गया तो उसको बाहर किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है 2 बार क्यों लाभ दिया जाएगा, तो दूसरा और तीसरा करेक्ट हो जाएगा, पहला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करते हैं ना, करंट अफेयर को एनालिसिस करते हैं, उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। पहले टॉपिक को भी यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं, नांदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेके है। अब अगर आप सबसे पहले आपके लिए वनडे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपको अगर पता है ये उत्तराखंड में लोकेटेड है, 1 नंबर आपके पक्के हो गए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट से आपको वनडे एग्जाम है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर और आपसे एक और प्रश्न पूछा गया कि रिसेंटली स्मूथ कोटेड ओटर्स कहाँ पे देखे गए हैं, तो नांदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखे गए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। और जो नांदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको अगर आप देखोगे मैप में, तो मैप में आप क्या पाओगे, आप यहाँ पे देखिए ये नांदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो ये उत्तराखंड वाले, यहाँ पे आप देखोगे उत्तर प्रदेश ये वाला रीजन, तराई ये वाला रीजन, और यहाँ पे ये नांदौर आता है, फिर हल्द्वानी वाला रीजन, इधर चंपावत वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। तो ये लोकेशन जो है ना नांदौर की, ये जो नांदौर की लोकेशन ये कनेक्ट करती है राजा जी लैंडस्केप को और कॉर्बेट, पीलीभीत वाला रीजन इधर है। तो राजा जी नेशनल पार्क आपको पता है उत्तराखंड में, तो राजा जी को और कॉर्बेट को कनेक्ट करता है, किसको, राजा जी को और कॉर्बेट को प्लस राजा जी को कनेक्ट करता है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और गोला रिवर, शारदा रिवर यहाँ पे बहती हैं, तो अगर आप देखोगे ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो पहले स्टेटमेंट है कि ये उत्तराखंड में लोकेटेड है, करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इट फॉर्म द पार्ट ऑफ शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, शिवालिक हाथी रिजर्व का भाग है, यह भी करेक्ट है। तीसरा कि इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द रिवर यमुना इन द वेस्ट एंड रिवर कोसी इन द ईस्ट, कोसी रिवर क्यों यहाँ पे बहेगी, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वेस्ट में जो है कौन सी नदी बहती है, वेस्ट में आपको देखें गोला रिवर बहती है, और ईस्ट में आपको शारदा रिवर बहती है, कौन सी रिवर बहती है, शारदा रिवर बहती है, ठीक है ना। और नांदौर रिवर भी बहती है, ठीक है। आई थिंक वेस्ट में गोला और शारदा दोनों रिवर है, और ईस्ट में नांदौर रिवर है, जिसके नाम पर इसका नांदौर, ठीक है, नांदौर रिवर, ठीक है। तो 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपने देख लिया 2 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 किसके बारे में है, यहाँ पर इंडियन सैंडलवुड्स के बारे में है। इंडियन सैंडलवुड्स क्या है, चंदन की लकड़ी। यहाँ पे अगर आप देखो रिपोर्ट ये आई है कि हाल में केंद्र सरकार ने क्या किया, एक कमेटी का गठन किया जिसे कहा जाता है SDC, सैंडलवुड डेवलपमेंट कमेटी गठन किया गया है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, जो ये एस्टीमेट करेगी कि ग्लोबली कितनी डिमांड है सैंडलवुड्स की, 5000 से लेकर 6000 टन कितनी है, इसको यहाँ पे एनालिसिस करेगी। कौन सी, ये सैंडलवुड्स कमेटी। अब ये सैंडलवुड्स को जानना जरूरी हो जाता है। सैंडलवुड्स का साइंटिफिक नेम सैंटलम एल्बम है, ये बात यहाँ पे एकदम करेक्ट है, इसका नाम सैंटलम एल्बम माना जाता है। इट रिक्वायर वाटर लॉगिंग सॉइल फॉर बेटर ग्रोथ, इसके लिए वाटर लॉगिंग की आवश्यकता होती है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। अब इसमें क्या सही क्या गलत है आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर हम बात करें चंदन या श्रीगंधा भी कहा जाता है, जो अगर हम बात करें ना, तो हल्की जो क्षारी, अगर मतलब कि उस इंग्लिश में मैं बोलूँ, तो अगर आप देखो कि हल्की सी अल्कलाइन जो मिट्टी है इसके लिए आवश्यक होती है, जिसका pH मान 6.7 से 7.5 के बीच हो, वहाँ पे ये उगता है। इसके अलावा गर्म रीजन होना चाहिए, आर्द्र मतलब पानी बरसने वाला भी रीजन होना चाहिए, ठीक है ना, और टेम्परेचर 12 से 35 डिग्री होना चाहिए जहाँ पे सैंडलवुड्स हो सकता है, ठीक है ना। आपको ये याद रखना कि जहाँ पर जल भराव होगा, वाटर लॉगिंग होगी, वहाँ पर ये नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। यही जो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि जल भराव में उगता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, वाटर लॉगिंग में नहीं उगेगा। ये टेक नियरली 20 ईयर टू डेवलप, ये बात एकदम करेक्ट है, 20 साल लग जाते हैं इसको डेवलप करने में। और इसके मुख्य रूप से जो उत्पादन करने वाले राज्य हैं, तो अगर आप देखो कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, आपने जो मूवी देखी होगी पुष्पा वाली, है ना, गुजरात वाला रीजन, इसके अलावा बिहार वाला रीजन, तेलंगाना है, तो इन राज्यों में यहाँ पे आप देखोगे सैंडलवुड्स उगता हुआ देखने को मिलेगा। 1 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्पाइनोसारस मिरेबिलिस के बारे में। अब एक स्पाइनोसारस जो मिरेबिलिस है वो क्या है, ये डायनासोर है, मांसाहारी डायनासोर है। उसकी एक नई स्पीसीज कहाँ खोजी गई है, तो अगर आप देखोगे सहारा डेजर्ट में खोजी गई। सहारा डेजर्ट क्या, तो अफ्रीका वाला रीजन ये हो गया, अफ्रीका वाले रीजन, यहाँ पर आपको सहारा डेजर्ट देखने को मिलेगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यहाँ पे माना जाता है। लोकेशन आप देखते चलिए, सैंडलवुड्स की फ़ोटो आप देख लीजिए, और ये आप देख सकते हैं किसकी, जो ये स्पीसीज़ के जो अवशेष यहाँ पर मिले हैं डायनासोर के, उसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे इसकी खोज सहारा में, नाइजर वाले रीजन में ही करेक्ट है, ये भी बात पहले इंग्लिश में भी वही चीज़ है। इट लाइफ अराउंड 95 मिलियन ईयर, 95 मिलियन पूर्व पहले जीवित था, करेक्ट है। ये स्पाइनोसारस की पहली ज्ञात प्रजाति, पहली नहीं, अगर हम देखें इससे पहले भी इसकी कई सारी स्पीसीज को खोजा गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, CJ-1000 के बारे में समझेंगे आखिर ये है क्या भाई। तो चीन ने हाल में बीजिंग में CJ-1000 का प्रदर्शन किया। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि CJ-1000 जो मिसाइल किसकी है, तो चाइना ने डेवलप की है। अब ये किस तरह की मिसाइल है, तो हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक पहला वर्ड आप समझो, मतलब साउंड से 5 गुना ज़्यादा स्पीड, मैक 5 से भी ज़्यादा स्पीड होती है, वो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे स्क्रैमजेट इंजन से चलता है, मतलब अगर आप देखोगे तो ये इसकी दो खासियत है। एक तो ये 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर दौड़ता है। जनरली अगर आप देखोगे जो ग्लाइडेड मिसाइल होती है ना, वो 60 से 70 किलोमीटर ऊपर चलती है। जैसे ज़मीन का सरफेस है ये 60 किलोमीटर हो गया, लेकिन ये यहीं पर चलता है 30 किलोमीटर। अब कम जब ऊंचाई पर चलता है ना क्रूज मिसाइल इस तरह से, तो क्या होता है कि जो रडार होते हैं उनके द्वारा डिटेक्ट करना इसको पॉसिबल नहीं होता। तो ये चीज़ है, और ये रडार से बचने की क्षमता आपको इसमें देखने को मिलेगी। और इसका दायरा माना जाता है कि लगभग 2500 किलोमीटर जितना इसका दायरा, इसकी रेंज यहाँ पे देखी जा रही है CJ-1000 मिसाइल की। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज़ लैंड बेस्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, भूमि आधारित क्रूज मिसाइल है। करेक्ट बात है यहाँ पे। क्रूज आपको पता है ना कि इस तरह का जो पाथ होता है वो क्रूज मिसाइल तय करती है। बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ इस तरह से होता है, ठीक है। दूसरा, इट यूजेज स्क्रैमजेट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी, ये भी करेक्ट है। स्क्रैमजेट जो प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पे यूज करेगा। तीसरा, इट फ्लाइज एट द हायर एल्टीट्यूड देन हाइपरसोनिक ग्लाइड, या हाई एल्टीट्यूड पर रहता है। आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि 20 से 30 किलोमीटर पर चलता है। जनरली जो मिसाइल्स होते हैं वो आपको 50 से 60 किलोमीटर ऊपर देखने को मिले, लेकिन ये 20 से 30 ही दिखेगा। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक किसके बारे में है, आपको कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में। अब क्या है, अब आपको पता होना चाहिए कि भारत में 8.6% जो जनसंख्या है वो शेड्यूल्ड ट्राइब की देखी जाती है। और शेड्यूल्ड ट्राइब कौन है, इसको डिसाइड करने के लिए कमेटी बनाई गई जिसको लोकुर कमेटी कहा जाता है। लोकुर कमेटी ने बताया कि जिनका प्रिमिटिव ट्रेड्स है, पुराने तौर तरीका है, एजुकेशन में पिछड़ापन है, सोशली बैकवर्ड है, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब में डिक्लेयर किया जाएगा। बाद में देखा गया कि इनमें और भी इंपॉर्टेंट जो ट्राइब है बहुत ज़्यादा पिछड़ी हैं, उनको लेके कमेटी बनी जिसको ढेबर कमीशन कहा गया। ढेबर कमीशन ने 75 ट्राइब, ढेबर कमीशन के अकॉर्डिंग 75 ट्राइब जिन्हें पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप माना जाता है, PBT, जिनकी सबसे ज़्यादा संख्या उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगी, लगभग 13 ट्राइब, ठीक है। अब देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब को लेकर जो सरकार के द्वारा कानून बनाए गए हैं उनको लागू करवाना, उनके हितों को काम करना, इसको लेके पहले कोई सेपरेट बॉडी नहीं हुआ करती थी, बल्कि एक बॉडी हुआ करती थी। तो वो जिसमें जो NCST के बारे में बात हो रही है ना, इसको बनाया 2003 में इसको बनाया गया। 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसको बनाया गया, और बाद में 2004 से अलग काम करने लगी। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब को लेकर जो कमीशन बनाया गया। इसके पहले अगर आप देखोगे शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को लेकर एक ही कमीशन यहाँ पे काम किया करता था, आर्टिकल 338 के अंतर्गत। बाद में 338A बनाया गया तो उसमें NCST को शामिल किया गया। NCST को आर्टिकल B बनाया गया तो NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को लेकर NCBC बना दिया गया। तो बाद में इस तरह की बॉडी और बनाई गई, ठीक है। अब अगर आप देखो कि इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, अध्यक्ष कौन हो गया इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है, मतलब केंद्रीय मंत्री की के समान कोई व्यक्ति योग्य हो वो क्या करेगा, अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष या होगा जो राज्य के मंत्री अध्यक्ष हो, ठीक है ना। और इसमें जो मेंबर्स होते हैं कम से कम सेक्रेटरी लेवल के होने चाहिए, उनका टेन्योर आपको 3 वर्ष का देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ये संविधान द्वारा जो अधिकार है उनको लेकर परामर्श देना है ना, समन जारी करना, इन सब कामों को लेकर ये रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शन है यहाँ पर। अभी क्या हुआ कि 19 फरवरी को इसको इस्टेब्लिश डे मनाया गया, इस वजह से यहाँ पे न्यूज़ में था। इट वाज इस्टेब्लिश अंडर द 338A, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। 338A में इस्टेब्लिश किया गया था। 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से इस्टेब्लिश किया गया था, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है कि चेयरपर्सन होल्ड रैंक ऑफ सेक्रेटरी, चेयरपर्सन मंत्री स्तर का होना चाहिए ना कि सेक्रेटरी लेवल का। तो तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि को लेकर यहाँ पे न्यूज़ ये है कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली US गेराल्ड R फोर्ड जिब्राल्टर की ओर तेज़ी से बढ़ते हुए जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसको एक्टिव कर दिया है, ठीक है ना। तो जिब्राल्टर जो स्टेट है वो न्यूज़ में आ जाती है। यहाँ पर आइए फ़ोटो देख लेते हैं। फ़ोटो में हम यहाँ पर CJ-1000 को देखें जिसे चाइना ने अभी प्रेजेंट किया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो NCST के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो आर्टिकल 338 था वो SC ST दोनों के लिए था। बाद में अगर आप देखोगे
इसका डेवलपमेंट बताया गया कि नॉन स्टैचुरी कमीशन क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना। और 1990 में 65वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके जो NC/SC को बनाया गया था, और 89 कॉन्स्टिट्यूशन में NC/ST को अलग कर दिया गया, ST के लिए अलग बना दिया गया, SC के लिए अलग बना दिया गया, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा। बाद में इसी को ऐड कर दिया गया, NC/BC बना दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर देखेंगे, अटलांटिक ओशन का जो वाटर है वो अगर मेडिटेरियन सी में जा रहा है तो किसकी मदद से जा रहा है, यहाँ पर ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर की मदद से देखा था। वर्ल्ड मैप में अगर देखो तो ये अफ्रीका का लोकेशन है, ये यूरोप का लोकेशन है ना। इसके बीच में ये वाला जो रीजन है ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर को यहाँ पे बता रहा है, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये वाला जो रीजन है ये आइबेरियन पेनिनसुला का पार्ट है, आइबेरिया प्रायद्वीप का पार्ट है। लगभग 58 किलोमीटर की रास्ता है। जो मोरक्को जो कंट्री है ना, उसको यहाँ से मोरक्को और स्पेन के बीच में आपको देखने को मिलेगा। मोरक्को जिसकी कैपिटल कौन सी है, रबात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे और स्पेन के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा ये वाला रीजन, इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। कितनी गहराई है क्या कैसे इतना जानने की जरूरी नहीं है, बस आप देखो मेडिटेरियन को अटलांटिक से जोड़ता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर कि इट कनेक्ट द अटलांटिक ओशन टू मेडिटेरियन सी, अटलांटिक को भूमध्य सागर से जोड़ता है, करेक्ट है। हमने देखा यूरोप को अफ्रीका से अलग भी करता है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, इसका निर्माण यूरोपियन प्लेट के दक्षिण ओर खिसकने से हुआ। मतलब क्या, जो यूरोपियन ये प्लेट थी है ना, अगर मैं इसको यूरोपियन प्लेट कंसीडर करूं या अफ्रीकन प्लेट कंसीडर करूं तो ये इधर खिसकी, ऐसा नहीं हुआ। अफ्रीकन प्लेट जब इधर खिसकी इधर की तरफ मूव हुई है, उस वजह से जिब्राल्टर स्टेट का निर्माण हुआ है। तो ये स्टेटमेंट तीसरा इनकरेक्ट हो जाएगा, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से इसका निर्माण हुआ। 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 किसके बारे में, यहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन है ना, उसमें केवल नेचुरली जो नदियाँ हैं या झील हैं या वेटलैंड वही बच नहीं आते, बल्कि मैन मेड, मतलब कल को राजा भोज ने जो भोपाल की झील बनाई है, या अगर हम बात करें राजसमंद जो झील है उदयपुर में, भले आर्टिफिशियल हैं, वो भी पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का मतलब ये है कि इनका उपयोग पब्लिक ट्रस्ट में होगा, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए इनको स्वामी नहीं बनाया जा सकता है इसका, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या कौन सा डॉक्ट्रिन कहता है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। मान के चलिए कल को कह दिया गया कि जो पानी बरस रहा है उस पर अडानी का हक है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, या तो जो समुद्र है उस पर इसका हक है, तो ऐसा नहीं होता है। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन में क्या होता है कि जो चीज़ें नेचर ने बनाई हैं या अगर बाद में वो उसका हक पूरी सोसाइटी का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि चाहे कोई कोई प्राइवेट मेंबर नहीं बनाया हो, पुराने समय में आर्टिफिशियली हो, लेकिन उसको भी पब्लिक का हक उसमें माना जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट्स हैं, इट स्टेट दैट सर्टन नेचुरल रिसोर्स प्रिजर्व द पब्लिक यूज, ये कहता है कुछ प्राकृतिक संसाधन सार्वजनिक उपयोग को संरक्षित करते हैं, करेक्ट है। द गवर्नमेंट एक्ट एज ए ट्रस्टी सच एज रिसोर्सेज, सरकार ट्रस्टी का काम करती है इस रिसोर्स में, ये भी करेक्ट है। इट अलाउ अनरिस्ट्रिक्टेड प्राइवेट ओनरशिप, देखिए प्राइवेट ओनरशिप को रिस्ट्रिक्ट करता है पब्लिक जो ये डॉक्ट्रिन है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माउंट कैनालाउन। कैनालाउन माउंट जो न्यूज़ में था, ये जो न्यूज़ में इसलिए था कि यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिला है, इसकी चेतावनी भी आई है। अब ये कहाँ पे है, फिलीपींस में है। कहाँ पे है, फिलीपींस में है, फिलीपींस में है। तो अगर आप इसकी ऊंचाई देखो, ऊंचाई कंपैरिजन आप करना चाहो तो आप पाओगे कि उसकी ऊंचाई अगर आप देखो बुर्ज खलीफा से लगभग 3 गुना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एशिया वाले रीजन में, अगर आपने एशिया का मैप देख रखा हो और इंडिया का ये मैप, इससे गिव में से कम मैं इंडिया का मैप बना दीजिए, एशिया का मैप है, चलिए और आगे बना देते हैं। चलिए, तो ये इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप हो गया। फिर आप यहाँ पे देखोगे ये साउथ ईस्ट एशियन का मैप है, और फिर अगर आपको यहाँ पे इस वाले रीजन में फिलीपींस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे ये माउंट आपको देखने को मिलेगा, ये वोल्केनो आपको देखने को मिलेगा। तो ये न्यूज़ में था, हमने यहाँ पर इसके बारे में देखा। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बस आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे लोकेटेड है, ये फिलीपींस में लोकेटेड है, और स्ट्रेटो वोल्केनो है ना, स्तरी वोल्केनो है। इट पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आपको पता ही है कि ये वाला जो रीजन है, जैसे अगर मैं इसको एशिया कंसीडर कर देता हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये वाला नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है। तो ये वाला जो रीजन पैसिफिक वाला रीजन, इसका ये चारों तरफ एक रिंग ऑफ फायर मानी जाती है। प्लेटो मूवमेंट यहाँ पे होती है, तो वॉल्केनिक इरप्शन और ज्वालामुखी बहुत आते हैं। तो ये बात यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। तो इस इसमें कभी विस्फोट नहीं हुई, स्टेटमेंट नहीं करेक्ट, इसमें विस्फोट होते रहते हैं, एक्टिव वॉल्केनो माना जाता है। 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है सलेम साबूदानों को लेके यहाँ पे न्यूज़ में क्यों है कि हाल में अगर आप देखोगे जो एपीडा है,
एपीडा का मतलब क्या हो जाएगा, एपीडा का फुल फॉर्म एग्रीकल्चर प्रोसीज फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एपीडा ने क्या किया, एपीडा ने तमिलनाडु के सलेम से कनाडा को जीआई टैग वाला ये साबूदाना को एक्सपोर्ट को सुगम बनाया है। तो सलेमा जो सागो साबूदाना वो कहाँ पे पाया जाता है, ये तमिलनाडु का माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखिए, और इसको 2023 में जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। ये दोनों बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक। अब स्टेटमेंट है कि टैपियोका की जड़ों से प्राप्त होता है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। इसको 2023 में जीआई टैग मिला, ये भी करेक्ट है। और ये केरला का नहीं बल्कि तमिलनाडु का प्राइमरी प्रोड्यूस है। तो 1 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। अब जीआई टैग WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रावधान के अंतर्गत दिया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जीआई टैग को लेकर भारत में कौन सा कानून, कब एक्ट बनाया गया था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही। मैं ट्रैवल कर रहा था, इस वजह से